दोस्तों, उत्तर प्रदेश जिला बरेली के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम विनोद और प्रमोद होता है। दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती होती है। बचपन से ही स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। दोनों के बीच बहुत मेल मिलाप था। स्कूल में अपना लंच बॉक्स भी आपस में बांट कर खाते थे। हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते। कुछ साल बाद विनोद की शादी हो जाती है और फिर वो दिल्ली में नौकरी की तलाश में चला जाता है और जल्द ही उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। प्रमोद गांव में ही बेरोजगारी की जिंदगी काट रहा था। वो अपने दोस्त विनोद को कॉल करता है और कहता है कि यार विनोद, अपने मैनेजर से बात करके मुझे भी नौकरी पर रखवा दे। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। यहाँ शहर में कहीं नौकरी नहीं मिल रही। विनोद अपने दोस्त की परेशानी को देखते हुए अपने मैनेजर से उसको काम पर रखने की बात कर लेता है। आखिरकार प्रमोद को भी नौकरी लग जाती है। अब ये दोनों साथ में ही नौकरी करने लगते हैं। दोनों बहुत खुश थे। तभी इन दोनों के बीच एक रिया नाम की लड़की आती है जो उसी कंपनी में नौकरी करती थी। रिया की विनोद से दोस्ती हो जाती है। वो धीरे धीरे विनोद को पसंद करने लगी थी और उससे प्यार करने लगी थी। प्रमोद अपने दोस्त से कहता है कि तुम तो शादीशुदा हो, रिया से तुम मेरी दोस्ती करा दो। लेकिन विनोद साफ साफ मना कर देता है। दोस्तों, कोई भी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड किसी को देना नहीं चाहेगा और इसी के चलते प्रमोद विनोद से घृणा करने लगा था। दोनों में अब फूट पड़ने लगी थी। लड़की विनोद से बहुत प्यार करती थी और उनके रूम पर आया जाया करती थी। प्रमोद को ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत जलन होती है। प्रमोद का बर्थडे आता है और वो विनोद से कहता है कि यार तुम अपने दोस्त को भी बुला लो, मिलकर बर्थडे मनाएंगे। विनोद अपने दोस्त की बात को टाल नहीं पाता और अपनी गर्लफ्रेंड रिया को रूम पर बुला लेता है। प्रमोद अपने दोस्त को ज़्यादा शराब पिला देता है जिसके कारण वो मदहोश हो जाता है और जल्द ही सो जाता है। अब प्रमोद उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है। उसके साथ दुष्कर्म कर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के बाद उसे मार देता है और वहीं रूम पर विनोद के साथ छोड़कर भाग जाता है। वहां से भागने के बाद वो पुलिस को फ़ोन करके सूचना देता है कि फला बिल्डिंग में एक लाश पड़ी है। पुलिस सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और देखती है कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। साथ ही एक लड़का नशे की हालत में वहीं मदहोश पड़ा है। पुलिस मौके वारदात से विनोद को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और पूछताछ करती है। विनोद को कुछ समझ नहीं आता है। वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहा था। पुलिस विनोद को जेल में बंद कर देती है और कोर्ट का फैसला आने का इंतजार करती है। लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो उसमें पता चलता है कि इसका तो बलात्कार करके बाद में गला दबाकर मार दिया गया है। इस मुलजिम को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। नतीजा ये होता है कि कोर्ट में केस चलने के बाद उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जब उसकी फांसी में 2 दिन रह जाते हैं तो जेलर साहब उसके पास आते हैं और उसकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्या खाना चाहते हो या क्या देखना चाहते हो या फिर किसी से मिलना चाहते हो। आपकी जो भी अंतिम इच्छा है हमें बता दीजिए। विनोद कहता है कि सर, हमारी एक अंतिम इच्छा है, अगर आप पूरी कर सकते हैं तो। जेलर साहब कहते हैं कि आपकी जो भी अंतिम इच्छा है पूरी की जाएगी, बस आप बताइए क्या इच्छा है आपकी। तो विनोद कहता है कि साहब, मैं एक रात अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ, एक रात उसके साथ बिताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को यहाँ मेरे पास बुलवा दीजिए। जेलर ये बात सुनता है तो हैरान रह जाता है और सोचता है कि मुझे 20 साल हो गए जेलर बने हुए, आज तक किसी कैदी ने ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि चलो, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। और फिर जेलर साहब उसके घर अपने सिपाही भेजकर उसकी पत्नी को बाइज्जत बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पति की यही अंतिम इच्छा है कि वो तुम्हारे साथ एक रात बिता सके। अब विनोद को खबर दी जाती है कि तुम्हारी पत्नी यहाँ आ चुकी है। जेलर साहब विनोद के कमरे में जो भी कैदी उसके साथ होते हैं उनको अलग रूम में शिफ्ट करा देते हैं और विनोद की पत्नी को उसके पास ले जाते हैं। साथ ही साथ वो सुरक्षा को नजर रखते हुए उनके कमरे के बाहर 2 सिपाही भी तैनात करते हैं और कमरे में एक वॉइस रिकॉर्ड भी लगा देते हैं जिससे वो ऑफिस में बैठकर उनकी बातों को सुन सके। अब उसकी पत्नी अंदर जाती है, अपने पति को सलाम दुआ करती है और उसके गले से लगकर रोने लगती है। विनोद की पत्नी नेक औरत थी। वो उससे पूछती है कि तुम अगर उस लड़की से प्यार करते थे तो उसे क्यों मारा।
क्यों आपने उसकी हत्या की, जिस कारणवश आज आपको फांसी होने जा रही है? आपने ऐसा क्यों किया? विनोद अपनी पत्नी की बात सुनता है और सुनने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है। उनकी ये सब बातें वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से सुन रहे थे। वो रोते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो अपनी पत्नी से सारी बातें बताने लगता है कि हमारी कंपनी में एक लड़की काम करती थी और वो मेरी दोस्त थी। प्रमोद हमसे घृणा करने लगा था। प्रमोद के बर्थडे पार्टी को मनाने के लिए वो लड़की मेरे कहने से रूम पर आ जाती है। मुझे कोई लालच नहीं था। वो सारी बातें अपनी पत्नी से बताता है। उसकी पत्नी कहती है कि फिर आगे क्या हुआ? विनोद बताता है कि मैं नशे की हालत में मदहोश हो गया था। इसके बाद प्रमोद ने उस लड़के के साथ क्या किया और क्या नहीं किया मुझे कुछ मालूम नहीं। जब मैं होश में आया तो वो मेरे बेड पर मृत हालत में पड़ी थी। प्रमोद ने ही पुलिस को सूचना दी थी। इसमें प्रमोद की साजिश थी। मैं बेकसूर हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मुझ पर ये दुराचार हो रहा है, पर जो परमात्मा को मंजूर है वो होना है। आप मेरी फिक्र छोड़कर तुम्हारे 2 बेटे हैं, उनकी अच्छे से परवरिश करना, क्योंकि भारत का कानून अंधा होता है। लिखा हुआ होता है कि कानून अंधा होता है और जहाँ के लोग सबूत मांगते हैं, सबूत के तौर पर मैं दोषी हूँ, इसलिए मुझे फांसी की सज़ा होनी है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कोई मुझसे पूछे, गीता पर हाथ रखकर मेरी अंतिम आत्मा से पूछा जाए तो मैंने ये हत्या नहीं की, मैं निर्दोष हूँ, कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। विनोद की दर्द भरी कहानी को सुनकर और उसकी ये चीख पुकार से जेलर साहब और उनके सभी सिपाहियों का दिल पसीज जाता है। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। सभी लोग विनोद की बात का मंथन करते हैं। पति पत्नी पूरी रात रोते रहते हैं। सुबह हो जाती है। सभी लोग जागते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जेल के सभी सिपाही जेलर साहब से कहते हैं कि ये निर्दोष है और इसको फांसी की सजा मिली है, जबकि ये हकीकत में निर्दोष है। आज जो इसने कहा है वो सच्चाई को उगला है। इसकी एक एक बात में सच्चाई है। इसको किसी तरह से बचाया जाए। पत्नी पति के पैरों को छूती है और कहती है कि ये हमारा आखिरी समय है। ईश्वर ने चाहा तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे। पत्नी पति को बार बार मुड़कर देखने लगती है। पति पत्नी को मुड़ मुड़ कर देखता है। दोनों का मिलाप ऐसा होता है कि पत्नी फिर भाग कर आती है और अपने पति के पैरों में गिरकर रोने लगती है। जितने भी लोग वहां होते हैं सभी के आंसू बह रहे थे। उसके बाद जेलर साहब वो ऑडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। बहुत जल्द ही वो ऑडियो पूरे देश में वायरल हो जाती है और लोग विनोद की न्याय की मांग करते हैं। दूसरे दिन उसे फांसी होनी थी, लेकिन सुबह कोर्ट से ये फैसला आता है कि ये तो निर्दोष है। हत्या तो उस दूसरे लड़के ने की थी, फांसी उसे लगाई जाए। दूसरे विनोद को बरी कर दिया जाता है। उसके घर पर पत्नी को सूचना दी जाती है कि तुम्हारा पति बरी हो चुका है। ये सुनकर पत्नी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। इसके बदले प्रमोद को गिरफ्तार किया जाता है और उसे फांसी लगा दी जाती है। कहते हैं ना कि दोस्तों, जैसा बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।